एग्ज़ाम ट्रेजी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस साल जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग ये वीडियो सारा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अराउंड जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर एक बार आ जाता है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि आप जब जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में पढ़े, तो आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है और उसमें आपको जो है सारे टॉपिक को कवर अप करना पड़ेगा सो दैट कि आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने स्टूडेंट इस साल एग्ज़ाम ट्रेजी का चैनल जो है पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोग को मैं बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जिससे कि आप जो है सारा आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोस को देखिए, उससे आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का रखा है। 10 सेट का टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किए हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खुद को रजिस्टर करना है। वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लिंक पे रजिस्टर कर लें। टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से बना, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसका काम था डिबेट करना, डिस्कस करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, आप ये बोल सकते हैं कि उस समय के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो उनका एक असेंबली था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल जो है 284 मेंबर्स थे, जो कि अलग अलग आपके प्रिंसली स्टेट्स या आपके ब्रिटिश इंडिया जहाँ से भी थे वो लोग इलेक्टेड मेंबर्स थे। और इसी में आपके कुछ कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक लगा देना है। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, इसमें एक थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि सारे जितने जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो रहे हैं उस पे उसको डॉक्यूमेंट करना। ड्राफ्टिंग कमेटी का दूसरा काम था कि फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस को भी पढ़ना और वहाँ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं या आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ला सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर आगे चल के भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने थे और ये भारत रत्न अवार्डी भी हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत रत्न अवार्डी हैं या नहीं है, तो उस पर आपको टिक लगा देना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के असेंबली में प्रेजेंट किया था, तो वो रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। गवर्नमेंट सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था और इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था जिसके अंतर्गत बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे जिसके तहत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करती थी। और फिर फाइनली 1947 में आपका आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया गया और हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो जब ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था तो इंडिया का जो स्टेटस है वो डोमिनियन हो गया था। डोमिनियन मतलब ये एक पार्ट था जहाँ पे कंट्रोल जो है
ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा था। लेकिन फिर फाइनली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया गया, तो उस समय 26 जनवरी से आपका इंडिया जो है एक रिपब्लिक स्टेट कहलाने लगा, या आप उसको ये बोल सकते हैं कि ये एक रिपब्लिक कंट्री हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, या उसका जो जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट, या आप ये बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप यूके का देखते हैं तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट, इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बल्कि भी है। अगर आप इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं, तो जब ये इनैक्ट हुआ था, या आप ये बोल सकते हैं कि जब फाइनली ड्राफ्ट करके अडॉप्ट किया गया था, तो इसमें टोटल जो आर्टिकल्स थे वो 395 आर्टिकल्स थे। यानी 26 जनवरी 1950 को टोटल आर्टिकल्स जो थे इसमें वो 395 आर्टिकल्स थे। और ये 395 आर्टिकल्स आपके टोटल 22 अलग अलग सेक्शंस या पार्ट्स में डिवाइडेड थे। या आप ये बोल सकते हैं कि एक पार्ट में फॉर एग्जांपल आपका अबाउट यूनियन टेरिटरीज था, दूसरे में आपका पार्लियामेंट के बारे में था, जुडिशरी के बारे में था। तो इसी तरीके से टोटल 22 सेक्शंस थे और 8 शेड्यूल्स थे। और 8 शेड्यूल्स, आप शेड्यूल्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट होता है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूनियन या स्टेट लिस्ट होता है, या किसका आपका प्रेसिडेंट का आपका जो ओथ सेरेमनी होता है, तो वो उसका किस तरीके से परफॉर्मा होगा, वो होता है। तो ये तो आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि 395 आर्टिकल के बारे में पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितना शेड्यूल है था उस समय। अभी अगर आप टोटल शेड्यूल देखिएगा तो इसमें टोटल 12 शेड्यूल्स है। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो है, या आप ये बोल सकते हैं आर्टिकल्स या सेक्शंस, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से सेक्शंस या कौन कौन से जो कैरेक्टर्स है या फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो जो पहला है वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप यूके बोल सकते हैं। तो यूके से हमने बोरो किया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसे कि आप देखते हैं पार्लियामेंट में अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, और सारा पार्लियामेंट जो है सुप्रीम होगा, उनके पास पावर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, नए एक्ट लाने का, नए रूल्स बनाने का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में आप देखिएगा कि सिटीजनशिप सिंगल होता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं होता है। एक कंट्री का अगर मैं एग्जांपल दूं जहां पे डुअल सिटीजनशिप है, तो वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में आपका स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है और आपका कंट्री का भी सिटीजनशिप होता है। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस कंट्री के बारे में, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स से जो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको आप बोल सकते हैं सेक्शंस या प्रोविजंस, जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया, सबसे पहला है फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब आप फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्शन है जिसको बिल्स ऑफ राइट्स बोला जाता है, वहाँ पे हम लोगों ने उसको इंपोर्ट किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर आपका होता है जहाँ पे एक कोऑपरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो सिमिलरली यूएस में भी आपका फेडरल होता है जहाँ पे हेड प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट के हेड आपके गवर्नर होते हैं। जो तीसरा है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये होता है कि उनको बहुत सारे ऑटोनॉमी दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि ना ही एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उसको
इम्पार्ट कर सके या प्रॉब्लम पहुंचा सके। जो चौथा होता है वो है आपका प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट। अगर आप यूएस में भी देखिएगा तो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। इंडिया में भी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। जितने जो लॉज बनते हैं या कोई भी रूल बनते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही बनते हैं। वो अलग बात है कि इंडिया में जो रियल पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और यूएस में प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके बाद आता है आपका आयरलैंड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है या आप एक बोल सकते हैं कि एक चैप्टर है जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है कि आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक गाइडलाइन के रूप में काम करता है जो डायरेक्ट करता है स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए जो कि वेलफेयर को प्रमोट करे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाता है या आप ये देखते हैं कि किसी स्टेट को स्पेशल स्टेट बताया जाता है, तो ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही सेक्शन है। और फाइनली हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इंपोर्ट किया गया वो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। अब मैं आपको बता दूं कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है या आप ये बोल सकते हैं कि वो टॉपिक्स है जिसमें बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होता है रूल को बनाने का। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन। आप देखते हैं कि एजुकेशन पे यूनियन गवर्नमेंट भी पैसे खर्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे खर्च करती है। वैसे ही हेल्थ पे भी आपके यूनियन गवर्नमेंट भी रूल्स बनाती है, नई स्कीम्स लॉन्च करती है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी लॉन्च करती है। तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया तो आपको ऑस्ट्रेलिया पे टिक लगाना है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, इससे बाहर नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अगर पूरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हम लोग डेली जो है बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं और इससे आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाके। और इसके साथ ही अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कॉल या मैसेज भी कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।